नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। एक्चुअली आज मैं 4 जून का भी न्यूज़पेपर डिस्कशन करूंगा और 5 जून का भी होगा। आपको पता ही है कि कल क्या था, तो कल आपका इलेक्शन का रिजल्ट आया है। जो जनरल इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन बोलते हैं इसको, इसका रिजल्ट आया है। और उसमें हेडिंग देखिए कितना सुंदर बना इंडियन एक्सप्रेस ने कि इंडिया गिव्स एनडीए थर्ड टर्म मोदी अ मैसेज। जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी, अभी उसको एक छोटा सा मैसेज दिया है। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एनडीए के पास में पर्याप्त बहुमत भी है। 294 के आसपास में एनडीए के पास सरकार है। सरकार बनाने के लिए सीटें मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2009 के बाद से 2009 से 14 का जो सरकार थी, उस दौरान गठबंधन की सरकार भारत में थी। तो गठबंधन की सरकार बहुत दिनों के पश्चात लौटी है। तो इसलिए थोड़ा सा अब आपको संघ से जुड़ी हुई चीज़ों में थोड़े से अलग परिदृश्य दिखेगा। अब तक केंद्र सरकार की कई हद तक मनमानी चलती थी, कुछ न कुछ उस पर लगाम लगता है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको भारत में संघवाद की जो अलग अलग अवधारणा है उसी में कहता है सौदेबाजी का संघ। जहाँ पर क्या होता है कि कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है। कोलिशन की गवर्नमेंट जैसे अब नीतीश कुमार और टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की है, चंद्रबाबू नायडू बोलते हैं उनको, उनकी है। तो ये दोनों लोग किंग मेकर की भूमिका में अभी आए हैं। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये दोनों एनडीए के साथ में रहेंगे। खैर देखिए, 6 जून को शायद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, तो उससे पहले माहौल बदल भी सकता है, जैसा विशेषज्ञ मानते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये दोनों रूलिंग पार्टी को ब्लैकमेल कर सकेंगे, उनको रोक सकेंगे, उन पर लगाम लगा सकेंगे। कई बार आपको लगेगा कि ये तो सही नहीं है, लेकिन कई हद तक ये सत्ता की निरंकुशता को भी रोकती है। कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है, गठबंधन की जो सरकार होती है, वो सत्ता को निरंकुश होने से भी रोकती है। ओके, वहीं इसके डिमेरिट भी हैं। डिमेरिट क्या है कि सरकार कई बार बड़े फैसलों को लेने से पहले घबराती है कि उसकी सरकार मेजॉरिटी कहीं लॉज न कर दे लोकसभा में, कहीं उसके जो पार्टियां हैं अलायंस की वो उसको छोड़ कर ना चली जाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, आपको पता ही होगा, 2-3 बार इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि कोलिशन की गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा एक डर में रहती है कि कहीं उसकी जो संबंधित पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, वो छोड़ ना दें। तो इसमें संघवाद से जुड़ी हुई चीज़ों को तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन आप अगर सोचेंगे कोई बड़ा डिसीजन सरकार जिस प्रकार से फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट ले सकती है, उस स्वतंत्रता के साथ में कोलिशन में नहीं लिया जाता है। हालांकि कोलिशन का गवर्नमेंट चलाना, गठबंधन की सरकार चलाना सबके बस की बात नहीं होती है। इसमें मास्टर माने जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 21 से ज़्यादा पार्टियों को जोड़कर, और सभी अलग अलग विचारधारा की पार्टियां, ममता बनर्जी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक उनकी सरकार में शामिल थे, उन सभी को जोड़कर एक सरकार चलाई उन्होंने। इसलिए आने वाली जो सरकार है, जो नई सरकार का गठन होगा, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा उसका डिसीजन लेने का जो क्षमता है वो प्रभावित होता हुआ दिखेगा और संघ से जुड़ी हुई चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है। एक तरफा जो राजनीति हो रही थी, उस पर निरंकुश जो राजनीति थी भारत की, केंद्र की निरंकुश राजनीति, उस पर अवश्य ही लगाम लगेगा, ये भी तय माना जा रहा है। मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पॉलिटी समझा रहा हूँ। तो ये कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। अब इससे जुड़े हुए सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं, आप मुझे बताइए। भारत की संविधान के अनुसार से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भारत की संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का तय किया गया है, पीएम का कार्यकाल कितने वर्ष का तय किया गया भारत के संविधान के हिसाब से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत है, एक भी वर्ष का तय नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है। किसके कार्यकाल का जिक्र किया गया है? तो लोकसभा के कार्यकाल का जिक्र किया गया है। लोकसभा के कार्यकाल का जिक्र किया गया है, न कि प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वास्तविक जो कार्यपालिका है उसके प्रधान होते हैं। इनसे जुड़े हुए आर्टिकल, चुनाव से संबंधित आर्टिकल, इन सभी चीज़ों को ज़रा ध्यान से पॉलिटी में देख लीजिएगा। इनसे जुड़े हुए कार्य क्या हो सकते हैं, कोलिशन की गवर्नमेंट किस प्रकार से होती। कल मैंने सवाल दिया था जिसमें मैंने पूछा था कि भाई गठबंधन की जो
राजनीति होती, गठबंधन की जो सरकार होती है केंद्र की, ये संघवाद के लिए हमेशा, मैंने ये शब्द यूज किया था, हमेशा ही सकारात्मक होती है। आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो हमेशा शब्द लगा है तो हमेशा सकारात्मक नहीं होती है, क्योंकि सौदेबाजी के संघ को बढ़ावा मिलता है। कहीं न कहीं इसमें क्या होता है कि हित बट जाते हैं, क्षेत्रीय हित जो होते हैं वो हावी हो जाता है, और कई बार बिग डिसीजन लेने से पहले सरकार घबराती है। तो इस तरह के आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था इसका। साथ में आपको पता होगा कि कल ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्टेट असेंबली का भी इलेक्शन हुआ है। ओडिशा में बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है पहली बार। इससे पहले बीजेडी की थी, बीजू जनता दल, जो नवीन पटनायक जी की है, उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी अलायंस जो है वही सरकार बनाएगी। टीडीपी के साथ मिलकर तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना रही है। ओके, आपको क्या सब करना है इसमें से, सरकार बना रही है तो जरा देखिएगा कि उड़ीसा में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, और कैसे क्या वहाँ पर इलेक्शन हुआ है। जितने भी राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हों, चाहे बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, उड़ीसा में 147 सीट है। कितनी है विधानसभा में? 147 है, जहाँ पर 78 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो इन सभी के विधानसभा जो क्षेत्र है ना, उनके हिसाब से आपको याद होने चाहिए, एक अंदाज़ा तो होना ही चाहिए कि कहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं, कहाँ पर कितनी लोकसभा सीटें हैं। अरेंज करने के लिए, या कई बार आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि हाल ही में हुए उड़ीसा में कितनी विधानसभा सीटें हैं। पीसीएस में गंभीर फैक्ट पूछे जाते हैं इस तरह के, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी पूरे पेपर में आज मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो क्या है, तो आपका पॉलिटिकल ही है। तो कल जो हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं किया था 4 जून को, इसी कारण से नहीं किया था क्योंकि रिजल्ट में सब लोग व्यस्त थे देखने में, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि आज ही कर लेंगे। तो 4 जून में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, उसको हम लोग डिटेल में कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई। मुख्य न्यूज़ क्या था कल का? भारत के टूरिज्म से संबंधित एक डिटेल आर्टिकल है, उसको डिस्कस करेंगे। कर्मयोगी योजना, कर्मयोगी, प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना क्या है ये? तो आईएएस आईपीएस और देश के जो सिविल सर्वेंट हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। पीएम किसान योजना भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसको भी देखेंगे। ये सब योजनाएं ऐसी हैं जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जो आज का आर्टिकल डिस्कस करूंगा, जो आज हम टूरिज्म से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आपके मेंस एग्जामिनेशन 69 में शॉर्ट फॉर्मेट में, शॉर्ट आंसर में टूरिज्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, जो एक्चुअली में लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल था। इसलिए आपको सभी क्षेत्रों के बारे में बराबर पता होना चाहिए। साथ में आज आपका टेस्ट भी दूसरा होगा, पीटी टेस्ट होगा दूसरा, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, बहुत बेनिफिट होगा। आज का टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अप होगा पिछले वाले टेस्ट से, ज़रूर जुड़िए। बहुत ही कम प्राइस है, प्राइस तो बहुत ही लोएस्ट है, जुड़ेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। चलिए देखते हैं, आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। टेस्ट में अगर आपको जुड़ना हो तो उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और साथ में 71 बीपीएससी के लिए अगर आप आंसर राइटिंग करना चाह रहे हो तो अभी एनसीईआरटी का आंसर राइटिंग चल रहा है, इसके पश्चात जीएस1 और जीएस2 का आंसर राइटिंग होगा। निबंध तो साथ में ही चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं, बेनिफिट होगा आपको। इलेक्शंस जुड़े हुए और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है पीटी एग्जामिनेशन में, ज़रा उस पर 2 मिनट बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन जुड़ा हुआ जो सवाल पूछा जाता है उसमें मुख्य रूप से आपका छोटे मोटे फैक्ट, जैसे सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीते हैं, और सबसे जो नोटा में वोट कहाँ पर पड़ा है, तो पता होगा आपको इंदौर में काफ़ी वोट पड़े हैं नोटा पर। तो इस तरह के छोटे मोटे जो वन लाइनर होते हैं ना, उनको ज़रूर करके जाना चाहिए। किस पार्टी को, मतलब कि कोलिशन में जो गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट में कौन कौन सी पार्टी साझेदार है, बड़ी पार्टियाँ, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होगा कि 2014 के पश्चात से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली था। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेता के पद के लिए कम से कम आपके पास में 10% सीटें होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को 55 सीटें भी नहीं मिली, 55 के करीब में सीट चाहिए था इसके लिए, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। इस बार नेता विपक्ष बन पाएगा ऑफिशियल रूप से, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनकर उभरी है, तो कांग्रेस उभरी है, जिसको 99-100 आसपास में सीट मिला है। ओके, तो ये कुछ जो फैक्ट हैं ये आपको ध्यान में रहना चाहिए इलेक्शन जुड़ा हुआ। बाकी इलेक्शन करवाना किसका काम है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, जो आर्टिकल 324 के तहत एक संवैधानिक संस्था है, जिसके कार्यों के बारे में मैं 4, 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़वा चुका हूँ, आंसर राइटिंग भी करवा चुका हूँ। आपको याद होना चाहिए उसके सभी कार्य। देखिए आज का क्या है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार, ये बिजनेस लाइन में 28 तारीख को प्रकाशित हुआ था, द स्केलिंग पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म।
इसी पर आधारित ये आर्टिकल है। इसमें कई सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे, कई सारे ऐसे आंकड़े विश्लेषण मिलेंगे जो आप मेंस एग्जामिनेशन उपयोग कर सकते हैं। 2009 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा हुनर से रोजगार तक स्किल टू एम्प्लॉयमेंट नामक एक योजना लागू की गई थी, जिसकी अधिक चर्चा नहीं होती है। यह पहल मुख्य रूप से विद्यालयी शिक्षा छोड़ देने वाले या स्कूल ड्रॉप आउट को लक्षित करती है। ऐसे बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जहाँ उन्हें रोजगार या स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। लगभग 30 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के साथ में संचालित होती है। इस योजना का क्या नाम है? हुनर योजना नाम है, स्किल टू एम्प्लॉयमेंट योजना नाम था। 2009 में इसको शुरू किया गया था, हुनर से रोजगार को, और इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन इसे कुछ इम्पोर्टेंस है जिसके कारण से इसकी चर्चा की जा रही है। हुनर से रोजगार तक योजना का उद्देश्य बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना। BA MA सिंपल कर लिया, लेकिन मार्केट में जिस व्यक्ति की, जिस स्किल्ड पर्सन की या जिस कौशल की आवश्यकता है, जिसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगा, अगर वो आपके पास में नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलती है। वहीं किसी के पास में डिग्री नहीं है लेकिन स्किल है, वो जानता है, तो वो घर पर बैठे बैठे भी नौकरी कर सकता है, आराम से पैसे कमा सकता है। यानी कि किसकी आवश्यकता है? डिग्री की या स्किल की आवश्यकता है आज के दौर में? तो आज के दौर में स्किल की आवश्यकता ज़्यादा है, जहाँ पर आपको क्या चाहिए कि भाई इसके पास में कोई न कोई इस तरह का स्किल हो जिसके आधार पर ये जॉब उन्मुख जो अर्थव्यवस्था है, जॉब उन्मुख जो बाजार है, उसमें प्रासंगिक हो सके, उसमें इसकी पहचान हो सके, उसमें इसकी पूछ हो सके। वरना आपको कोई नहीं पूछेगा, नो मैटर आप PhD करके बैठे हुए हैं, आप बेरोज़गार ही बैठेंगे अगर आपके पास में स्किल नहीं है तो। ये आज की भी सच्चाई है। शहरी गरीबी के बीच स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देकर कुशल कार्यबल की मांग एवं आपूर्ति के बीच का अंतर को दूर करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। मोदी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के पश्चात से बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो उसने स्किल इंडिया नामक कार्यक्रम लॉन्च किया था। स्किल इंडिया जो लगभग में फेल योजना मानी जाती है भारत सरकार की, स्किल इंडिया लॉन्च किया था। इस स्किल इंडिया के भी लक्ष्य यही थे कि जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण देकर, उनको स्किल देकर क्या किया जाए, तो बाजार के हिसाब से तैयार किया जाए। ये आवश्यक होता है क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो प्रासंगिक नहीं रही है। सामान्य तौर पर BA MA ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं, लेकिन उसके आधार पर जॉब नहीं मिल पाता है। फिर आप सरकारी जॉब के पीछे ही भागते हैं, वही एकमात्र आपके पास ऑप्शन होता है। असंगठित क्षेत्र को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा के रोजगार में शामिल करने के प्रयासों के बावजूद युवाओं के रोजगार में उल्लेखनीय अंतराल बना हुआ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने से इस योजना की प्रभावशीलता बढ़ सकती है, जहां संभावित रूप से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया जा सकता है और इस महत्वपूर्ण उद्योग के भीतर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र में इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं हम, और इसके उपयोग के द्वारा हम इस क्षेत्र में रोजगार को और भी ज़्यादा पैदा कर सकते हैं और युवाओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बनारस, आगरा या फिर कई टूरिस्ट प्लेस जहाँ भी है, बड़े टूरिस्ट हब की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो 4-4, 5-5 विदेशी भाषाएं जानते हैं। स्पेनिश जानते हैं, फ्रेंच जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, कोरियन जानते हैं। इस तरह के यूट्यूब वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या वो पढ़े लिखे हैं? नहीं, उनके पास में स्किल है, वो भाषा बहुत जल्दी सीखते हैं। बचपन से वो उसी बैकग्राउंड में पले बड़े होते हैं, उसी टूरिस्ट प्लेस के आसपास में, जहाँ वो सुन कर वो भाषा सीख लेते हैं। तो ये क्या है, इस तरह की क्षमता अगर लोगों में डेवलप होगी तो गाइड का काम करके पैसे कमा सकते हैं। एक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अंतर्देशीय यात्रा को बढ़ावा देने के 2023 को भारत भ्रमण वर्ष विजिट इंडिया ईयर घोषित किया गया था। 2023 को घोषित किया गया था। मार्क ट्वेन ने भारत के लिए कहा था कि यह एक ऐसी भूमि है जिसे सभी लोग देखना चाहते हैं और जिसकी एक झलक भर भी देखी हो वह शेष विश्व के अन्य सभी दृश्यों के लिए भी इसे भूल नहीं सकता है। उसने मार्क ट्वेन ने कहा था कि भारत ऐसी भूमि है जिसको सब देखना चाहते हैं। ये भारत में पर्यटन से जुड़ा हुआ अगर कोई लेख पूछा जाए, ये लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर पूछा जाए, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। शॉर्ट आंसर में इसका उपयोग मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको वर्ड लिमिट होता है, पेज लिमिट होता है। ओके, भारत में पर्यटन की वर्तमान स्थिति क्या है? BPSC ने सवाल ये पूछा था, शॉर्ट में पूछा था, 7 नंबर में पूछा था कि वर्तमान भारत में पर्यटन की स्थिति क्या है और क्या संभावना है। संभावना का तात्पर्य क्या होता है? संभावना का तात्पर्य होता है किस क्षेत्र में आप देखते हैं कि और भी पोटेंशियल है, बढ़ाया जा सकता है। तो दरअसल भारत में जो भौगोलिक कंडीशन है
जितना विशाल हमारा भूगोल है, एक ही देश में बर्फबारी और 49 डिग्री दोनों टेम्परेचर देखे जा सकते हैं, मरुस्थल और ग्रीन सदाबहार वन दोनों देखे जा सकते हैं, समुद्र और पहाड़ दोनों देखे जा सकते हैं। इस तरह का हमारा टेरेन है, भूगोल है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है। विश्व इकोनॉमिक फोरम एक लिस्ट जारी करती है, एक इंडेक्स जारी करती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स करके है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग बढ़कर 39 हो गई है। भारत की रैंकिंग 39 हो गई है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7% का टूरिज्म सेक्टर योगदान देता है। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के अवधि में होटल और पर्यटन उद्योग में संचयी FDI इक्विटी प्रवाह 17.1 बिलियन डॉलर का था, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त कुल FDI प्रवाह का 2.57% था। यानी कि टूरिज्म के क्षेत्र में इस जो शताब्दी है, अभी वर्तमान का चल रहा है, 2000 ईस्वी से 2023 के बीच में काफ़ी अच्छे स्तर की कमाई हमने की है। हमने ये देखा है, अगर इसको और भी बढ़ाया जाए तो ये क्या होगा, और भी हमारे इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं वित्तीय रूप से। पर्यटन व आतिथ्य उद्योग के विकास पर इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की रिपोर्ट के अनुसार यात्रा और पर्यटन भारत में दो सबसे बड़े उद्योग हैं, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करते हैं। ये बहुत ही बड़ी रकम है, इतने बड़े स्तर का योगदान करते हैं, जो देश के अंदर से भी टूरिज्म होता है और देश के बाहर से भी टूरिज्म होता है। जैसे ही गर्मी का महीना शुरू होता है, पूरा उत्तराखंड और हिमाचल भर जाता है। उनकी तो इकोनॉमी ही चलती है किससे, तो पर्यटन से चलती है, इन दो राज्यों की। बाकी उनके अलावा उनके पास में उसके अलावा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ही हैं। कोई फैक्ट्रियां तो नहीं है बहुत बड़ी बड़ी, निवेश तो कोई बहुत बड़े स्तर का नहीं आता है। तो दो ऐसे राज्य हैं आपको हिमालय में दिखेंगे जिनकी पूरी सेक्टर किससे चलती है, तो पर्यटन से चलती है। जम्मू कश्मीर, वहाँ पर्यटन प्रमुख उद्योगों में से एक है। रोजगार सृजन, यात्रा और पर्यटन ने 32.1 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किया है, जो 2021 में कुल रोजगार का 6.9% था। उदाहरण के लिए आतिथ्य उद्योग यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी सहित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। पर्यटकों का आगमन घरेलू पर्यटक इस उद्योग के लिए प्रेरक शक्ति रहा है, जहां 2019 में 1.8 बिलियन से अधिक घरेलू पर्यटकों ने यात्रा की, जिसने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। घरेलू पर्यटक यानी कि आप ही निकलेंगे अपने घर से और देश में कहीं घूमने जाएंगे, है ना। अब कोई स्पेन से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है भारत घूमने, तो विदेशी पर्यटक हो गया। घरेलू कौन हुए, अपने ही देश के लोग अलग राज्यों में घूमने जब जाते हैं तो उसको कहते हैं। ओके, पर्यटन मंत्रालय के अनुसार से 2023 में जो फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवलर्स आए हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़े स्तर पर आंकी गई है, 10,70,163 देखी गई है। जनवरी से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान FTAs की संख्या, मतलब फॉरेन टूरिस्टों की संख्या लगभग ऊपर 1 करोड़ था, मैंने उसको गलती से 10 लाख पढ़ दिया। यहाँ पर क्या है, तो 92,36,108 दर्ज की गई। जनवरी से दिसंबर 2022 में 64,37,467 रही है। इतने पर्यटक भारत में आते हैं, समझ सकते हैं कितनी बड़ी स्तर की ये संख्या है। बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है ये जो भारत आती है ट्रैवल करने के लिए। तो ये हमारे लिए अगर आते हैं तो ये मनी लेकर आते हैं साथ में, तो हमारे लिए अच्छा खासा उद्योग हो सकता है। इसमें और भी लोगों को हम शामिल कर सकते हैं। प्रमुख गंतव्य, लोकप्रिय गंतव्यों में आगरा का ताजमहल, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, गोवा के समुद्र तट, केरल के बैक वाटर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिल स्टेशन शामिल होते हैं। दिल्ली, राजस्थान और यूपी, पश्चिमी यूपी का जो कॉरिडोर है, इसमें बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। दिल्ली से आगरा, फिर जयपुर आप आसानी से घूम सकते हैं। दिल्ली वैसी जगह पर है जहाँ से आप कहीं भी पर्यटन के लिए जा सकते हैं। यहाँ से उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी जगहों पर आसानी से जाया जा सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आते हैं। उसके अलावा दक्षिण भारत में केरल राज्य में काफ़ी बड़े स्तर पर आते हैं। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिल स्टेशन पर आते हैं। ये प्रमुख गंतव्य हैं, इनके प्रमुख गंतव्य हैं। इसके अलावा और भी गंतव्य हम बना सकते हैं। जैसे अभी राम मंदिर का जो विकास हुआ है उसके कारण से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी भारत में। दक्षिण पूर्व एशिया से काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं भारत में। बौद्ध सर्किट, बुद्धिस्ट देश कितने सारे हैं दुनिया भर में, वहाँ से लोग आ सकते हैं। संभावना और क्षमता, यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा गया था और शॉर्ट में लिखना था, इसलिए एक्सप्लेन मत कीजिएगा। छोटे छोटे कीवर्ड को लेकर अगर आप चलेंगे तो एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या है इसमें क्षमता और संभावना में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन, देश की लंबी तटरेखा विभिन्न आकर्षक समुद्र तटों से संपन्न है। 2027 तक भारत में 125 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है यात्रा बाजार का, और 2028 तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या 30.5 मिलियन होने की उम्मीद जताई गई है।
रोजगार का अवसर 2029 तक इस क्षेत्र में 53 मिलियन रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। 2019 और 2030 के बीच में 7 से 9% की वृद्धि दर दर्ज कर रहा है ये सेक्टर जो है। कारोबार में वृद्धि होगी। 2020 तक अनुमानित 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2027 तक 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारतीय एयरलाइन में यात्रा बाजार के लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। एयरपोर्ट अवसंरचना में सुधार, पासपोर्ट तक बढ़ती पहुंच के कारण से 2027 तक लगभग दोगुना आकार हो सकता है हमारा जो पर्यटन सेक्टर है उसको। इसके साथ साथ देश में आपको सुरक्षित पर्यटन के लिए एक माहौल भी बनाना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि झारखंड में एक विदेशी महिला के साथ में क्या दुर्गति की गई थी। डच से आई थी, वो डच मूल की थी, उनके साथ में क्या हुआ था। और इस तरह के दुर्व्यवहार की घटना आपको आमतौर पर बहुत सारे जगहों पर दिखेगी। कई सारे यूट्यूबर्स होते हैं विदेशी जो भारत आते हैं घूमने के लिए, उनके साथ भी दुर्व्यवहार होता है और फिर वो सारा जो हमारा क्रियाकलाप है क्रियाधारा सब पर पानी फेर देता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सरकार को नहीं, आम लोगों को काम करना पड़ेगा और हमें ये मैसेज सब तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो अगर घूमने आए हैं तो घूमेंगे ही वो, है ना। वो आपसे कोई पॉलिटिकल और बाकी चीज़ों के लिए नहीं आए हैं, वो एंजॉय करने ही आए हैं और उसमें अगर बाधा होती है तो फिर वो अगली बार नहीं आएंगे। भारतीय होटल बाजार घरेलू, इनबाउंड व आउटबाउंड सहित वित्त वर्ष 2020 में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान किया गया है, जिसका वित्त वर्ष 2027 तक 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो यात्रियों की बढ़ती मांग, बाजार को बढ़ावा देने के ट्रैवल एजेंटों के निरंतर प्रयासों से प्रेरित है और इस कारण से इस क्षेत्र जो है वो काफ़ी हद तक बूम कर रहा है। 2012 में नेशनल ज्योग्राफी की ट्रैवलर पत्रिका ने केरल को विश्व के 10 स्वर्गों में से एक और जीवन में एक बार अवश्य देखे जाने वाले 50 गंतव्यों में से एक में चिन्हित किया था। नेट जियो, पता ही होगा आपको, इसी ने अपने पत्रिका में केरल को ये बहुत ही सम्मानित सी उपाधि दी थी। ट्रैवल एंड लीजर ने भी केरल को 21वीं सदी के 100 बेहतरीन यात्रा गंतव्यों में से एक बताया था। भारतीय पर्यटन क्षेत्र का क्या महत्व है? विदेशी मुद्रा हमें मिल सकता है। गुणक प्रभाव, पर्यटन का अन्य प्रभाव जैसे खाद्य, खानपान, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि होती है। भारत के सॉफ्ट पावर जो है उसमें वृद्धि होती है। भारत के बारे में एक पॉजिटिव सोच बनता है। बाहर से बैठे दुनिया जो है वो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानती है, हमें एक पिछड़ा हुआ देश मानती है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो एक हमारी जो छवि है उसमें भी परिवर्तन होता है अगर हम अच्छे से अपना व्यवहार रखेंगे तो। समावेशी विकास, पर्यटन उद्योग अपेक्षाकृत कमजोर अवसंरचना वाले नाजुक व दूरस्थ ग्रामीण, जनजाति, पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है तो वित्त का समुचित रूप से आवंटन होता है। अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, जो कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, उसमें पर्यटन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कल्चरल एक्सचेंज में। रणनीतिक कूटनीतिक उपकरण के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। पर्यटन द्विपक्षीय संबंधों, लोगों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ाता है, निर्भरता बंधन का निर्माण करता है, शांति सुनिश्चित करता है। इसलिए आपको पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश जापान, कोरिया, यहाँ से लोग न केवल पर्यटन के लिए आते हैं बल्कि एक धार्मिक भावना को भी लेकर आते हैं। भारत जो है भगवान बुद्ध, भगवान राम की भूमि रही है, इस उद्देश्य से भी वो आते हैं। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कुछ चुनौतियां भी हैं। पहला क्या है? अपर्याप्त अवसंरचना, शासन संबंधी चुनौती है। कानून व्यवस्था बहुत बड़ी बाधक है अभी भी पर्यटन को बढ़ावा देने में। कहीं पर भी रोक के पैसा वसूल लेते, छोटी छोटी हरकतें करते हैं। पुलिस वाले पैसा वसूलते रहते हैं पर्यटकों से। ये सब क्या है? जैसे ही देखते विदेशी पर्यटक है, किसी भी चीज़ का औना पौना दाम लगा देते हैं। करों की बहुलता है बहुत ज़्यादा भारत में। अकुशल मानव संसाधन है, इसके कारण से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है पीएम किसान योजना के बारे में कि लगभग में 1 लाख फार्मर्स हैं, 1 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिन्होंने पीएम किसान योजना को, पीएम किसान सम्मान योजना दरअसल में इसका नाम है, इसको छोड़ दिया है। उन्होंने छोड़ दिया है। सबसे ज़्यादा जो उन लोगों ने छोड़ा है उसमें बिहार में किसान हैं जिन्होंने छोड़ा है। उनको ये बेनिफिशियल नहीं लग रहा था। और जो भारत सरकार ने पीएम किसान ऐप लॉन्च किया, इसमें ये सुविधा दी कि आप गिव अप कर सकते हैं अपना पीएम किसान योजना। तो 1 लाख लोगों ने पीएम किसान योजना से खुद को एग्जिट किया है। और उत्तर प्रदेश में उसके पश्चात दूसरे नंबर पर है, राजस्थान तीसरे नंबर पर है, फिर महाराष्ट्र और फिर झारखंड का नाम आता है। 1 लाख किसान कम नहीं होते हैं। तो पीएम किसान योजना कुछ डिमेरिट है, कुछ मेरिट्स भी है। ये डीबीटी पर आधारित योजना है जिसमें 6,000 रुपये किसानों को प्रदान किया जाता है।
2-2 हज़ार के 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। तो इस योजना को ज़रा हम लोग देखेंगे कि क्या है ये योजना और किस कारण से चर्चा में है, ये बता दिया है मैंने, छोटा सा है। उसके पश्चात से हम लोग कर्मयोगी योजना की तरफ में बढ़ेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत में अगर आपको सुधार देखना हो तो उसमें इस योजना का, प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। और हम ये मान रहे हैं कि अगर हमें 2047 तक काफ़ी बड़ी इकॉनमी बनना है, इकॉनमी के साथ साथ हम विकसित भी होना चाहते हैं, तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, ग्रुप ए से लेकर किसी भी लेवल तक के हों, उनके अंदर हमें सुधार करना पड़ेगा। उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, उसे परिवर्तन करना पड़ेगा। नए दौर के नए सिविल सर्वेंट हमें चाहिए होंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले पीएम किसान योजना को समझते हैं कि क्या है ये, और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि इसको कब शुरू किया गया था। 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय ज़रूरत को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। जब 2019 का जनरल इलेक्शन होने वाला था ना, उससे ठीक पहले इसको शुरू किया गया था। ठीक है। वित्तीय लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों को बैंक खातों में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है, और इसी कारण से इसको डीबीटी पर आधारित शानदार योजना मानी जाती है। किसानों ने क्यों छोड़ा है, उसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है। ये छोटे किसानों को जो मिल रहा था, उन्होंने शायद अपनी ज़मीन जो है या तो बड़े किसानों को बेच दी है, या तो वो अब उस ज़मीन का उपयोग नहीं करते हैं। वो भूमि धारक थे बहुत ही छोटे स्तर का, और उन्होंने वो ज़मीन किसी बड़े किसान को बेच दिया है, या तो उन्होंने ज़मीन कहीं और दे दिया है, जिसके कारण सब वो एलिजिबल नहीं है इस योजना के लिए। और जिस किसान को उन्होंने ज़मीन दिया है, चूँकि वो बड़े किसान होंगे, इसलिए वो भी इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए लोगों ने अपने नाम वापस लिए हैं इस योजना से। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से देश भर के किसानों को, परिवार को बैंक खाते में 6,000 रुपये सालाना आता है, और इसको भारत सरकार बोल रही है कि 12,000 रुपये तक हम करने जा रहे हैं इस चुनाव के पश्चात। योजना का दायरा, यह योजना शुरू में उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी। छोटे और सीमांत किसान देश में 90% ज़्यादा जो किसान है वो सीमांत ही हैं। लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को कवर करने तो बढ़ा दिया गया। वित्त पोषण कार्यान्वयन, यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें 100% वित्त पोषण कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। 100% फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसे कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया। पहला स्टेटमेंट हो गया आपका, और ये आपका कैसा हो गया? तीसरा स्टेटमेंट हो गया। पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों के था, बाद में भूमि धारक सभी किसानों के लिए इसको बढ़ा दिया गया। इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसान की वित्तीय जरूरत को पूरा करना है। भारत सरकार सोच रही है कि 2,000 रुपये 3 महीने पर देकर किसान जो भी कुछ खरीदता है वो सबके पैसे हमने दे दिए। ऐसा नहीं होता है। ढंग से अगर खाद लेने जाएगा तो भी 2,000 से ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो कुछ सही, है ना। इस तरह खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा खेती गतिविधि में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार इस योजना को लेकर आई थी। पीएम किसान मोबाइल ऐप, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया, और इसी ऐप में ये प्रावधान दिया गया था कि आप गिव अप कर सकते हैं। भौतिक सत्यापन मॉड्यूल है। इसमें योजना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से 5% लाभार्थियों का फिजिकली रूप से वेरिफिकेशन किया जाता है कि सही लाभार्थी हैं या नहीं हैं। इसके कारण से ये योजना काफ़ी अच्छी मानी जाती है, काफ़ी क्रेडिबल मानी जाती है, और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर किसानों को लाभ मिला है। खासतौर से छोटे किसान जिनकी आय कम होती है, उनको अगर 3 महीने पर 2,000 रुपया भी मिलता है तो अच्छा है, ये सही है। इतना तो मिलना ही चाहिए। 2,000 की जगह पर 6,000 भी दे सकती है भारत सरकार, कैपेसिटी है उतनी। भारत सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 15 लाख करोड़ से ज़्यादा बड़े बिजनेस का लोन माफ़ किया है। आपको नहीं पता होगा क्योंकि न्यूज़पेपर में कहीं आता नहीं है। 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का बड़े किसानों को, बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ़ किया गया है। वहीं किसान सम्मान निधि में जरा जाकर देखिएगा पीएम किसान योजना में कितना खर्च करती है सरकार। बहुत कम पैसे खर्च करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। देखिए यही वो डिटेल आर्टिकल आया था कल पेपर में, जिसके पश्चात से मिशन कर्मयोगी जो है इसको डिस्कस करना काफ़ी आवश्यक हो गया था।
इसमें ही बताया गया कि हम ये सोच रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। तो उस विकसित भारत बनाने के में इंजन के रूप में जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? तो सिविल सर्वेंट कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप ए IAS IPS के लेवल से ले लें या ग्रुप बी या फिर उससे नीचे का SDM DYSP जो भी हो सकते हैं से लेकर सबसे नीचे तक जाइए, वहाँ तक के कोई एक भी सिविल सर्वेंट काम कर रहा है तो सब के सब किस में आएंगे? तो सब के सब मिशन कर्मयोगी के तहत में आते हैं। ये सबसे सर्वोच्च पद हो गया और ये आपका लोएस्ट पद हो गया। जो आपके ग्रुप डी के एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ मैं। इसी को लेकर भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी नामक एक पहल की शुरुआत की, जिसमें एथिक्स डेवलप करना था, जिसमें प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना था सिविल सर्वेंट में, ताकि वो नए ज़माने के हिसाब से काम कर सकें, पुरानी पद्धतियों को छोड़ सकें। 2021 में भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC 2021 से बनाया गया। इसका मुख्य रूप से काम ही यही रखा गया कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको खूब अच्छे स्तर पर ट्रेंड किया जाए और उनको इस हिसाब से बनाया जाए ताकि हम आने वाले वर्षों तक 2047 तक $30 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी की जो सपना देख रहे हैं, $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना, और 2047 तक हम जो विकसित भारत पहल देख रहे हैं तो उस क्षेत्र में हम दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकें। जो विकसित देश होते हैं वो केवल इकोनॉमी के आधार पर विकसित नहीं होते हैं, सोच समझ प्रशासन इनके आधार पर भी विकसित होते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के आधार पर भी विकसित होते हैं। आपने कभी सुना है कि अमेरिका की हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी हो? आपने कभी सुना है कि ब्रिटेन और नॉर्वे की हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी हो, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी हो लेकिन हेल्थ बिल्कुल बुरा हो? ऐसा नहीं होता। वहाँ का प्रशासन बिल्कुल ख़राब हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो यानी कि सोसाइटी से लेकर सिविल सर्वेंट तक, इकोनॉमी से लेकर हेल्थ तक, सभी क्षेत्रों को जब हम बराबर भागों में महत्व देंगे, डेवलप करेंगे, तब जाके विकसित भारत की संकल्पना पूरी हो सकती है। तो उसी को लेकर सभी सेक्टर में आपको योजनाएं दिखती होंगी। इकोनॉमी के सेक्टर में बढ़ ही रहे हैं, पॉवर्टी को कम कर ही रहे हैं। अब एक योजना की ज़रूरत थी कि भाई सिविल सर्वेंट जो काम करते हैं उनको थोड़ा सा और प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेंड किया जाए, उन पे प्रोफेशनलिज्म इस चीज़ की भावना को बढ़ाया जाए, पीपुल सेंट्रिक सिविल सर्वेंट हो सकें। लोगों को अपना बादशाह ना समझे भाई कि हम बादशाह हैं, हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। आप सर्वेंट हैं, आपके नाम में सर्वेंट लगा हुआ है, नौकर हैं आप। लोगों को हक है कि आपसे सवाल पूछ सकें, आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर तो कलेक्टर साहब आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं जब आप सवाल पूछोगे तो, है ना। क्यों? क्योंकि उस स्तर का एटीट्यूड बना दिया जाता है उनका, भगवान समझते हैं खुद को। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। जो CBC है, CBC कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, ये किनके साथ मिलकर काम कर रही है? तो क्लोजली विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक गति शक्ति विश्वविद्यालय, नेशनल एकेडमी फॉर कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स, इन सभी जो डिपार्टमेंट हैं जहां पर सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग दी जाती है, उन सभी के साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है ये काम कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि भारत के सभी क्षेत्र में काम करने वाले सिविल सर्वेंट हैं वो थोड़ा सा अच्छे से काम कर सकें। इसके अलावा रेलवे सिविल सर्वेंट जो काम करते हैं या रेलवे में कर्मचारी जो काम करते हैं उनके लिए भी इसी तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा उनमें सेवा भाव को डेवलप करना है हमें। सेवा भाव देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेवा भाव को डेवलप करना है। पुलिस पर्सनल को इंक्लूड कर लीजिएगा। सिविल सर्वेंट मतलब सरकारी तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब हमें डेवलप करना है। सेवा भाव हमें डेवलप करना है, प्रोफेशनलिज्म हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, नए ज़माने के हिसाब से ट्रेंड करना है, उनको टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए, पीपुल सेंट्रिक होने चाहिए, ना कि सेल्फ सेंट्रिक होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे। तब इसी के बारे में ज़रा समझते कि ये योजना क्या है, किस प्रकार से इस योजना को लाया गया था, इसका मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया है, क्या इससे हम हासिल करना चाहते हो। तो मैंने आपको पहले ही समझाया है। अगर विकसित भारत की संकल्पना करते हैं तो उसमें आज के ढर्रे पर प्रशासन जो चल रहा है वो नहीं चल सकता, हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा। ओके, देखिए इस योजना को कब शुरू किया गया था, किस उद्देश्य से शुरू किया था, उद्देश्य क्लियर रखिएगा। और इस उद्देश्य में न केवल सेंटर के अधिकारी शामिल हैं बल्कि केंद्र सेंटर के अलावा राज्य के भी शामिल हैं, म्यूनसिपैलिटी के भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है, रेलवे भी शामिल है, और हाईवे बनाते हैं वो भी शामिल हैं, बड़े ऑफिसर भी शामिल हैं, छोटे कर्मचारी भी शामिल हैं। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग
को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। अब इसको बनाया भी होगा सिविल सर्वेंट ने ही, है ना, इस योजना को बनाया भी होगा उन्होंने ही, तो उनको लगा होगा कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं जिसको सुधार करने के लिए मुझे ही योजना की आवश्यकता है, तो बना लेते हैं इसको बैठकर, है ना। भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, ध्यान से देखिएगा, क्रिएटिव, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना। इतनी क्षमताएं सिविल सर्वेंट में हो जाए तो क्या ही कहना है ना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदाय की सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। ये सभी क्षमताएं जो नौकरी में वर्तमान में हैं उन सभी में डेवलप करने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। तो ये सब कैसे डेवलप होगा भाई? सबसे पहले आपको जो सिविल सर्वेंट बन के आते हैं ना, उनका एकेडमिक अच्छा करना पड़ेगा, कॉलेज और स्कूल अच्छे करने पड़ेंगे आपको अपने देश के, जहाँ से वो उनका रूट शुरू होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो अच्छा खासा लेते हैं आप, उसमें भी चोरी चकारी हो जाती है ना। और बाद में फिर आप उनको ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी बना रहे हैं। पुलिस के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चोरी होती है, आप समझिए ज़रा इस चीज़ को। तो जो चोरी करके पुलिस बना है उससे आप कितने सक्षम, ऊर्जावान, प्रौद्योगिकी और नवाचारी, ये सब चीज़ों की आप उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छा इंसान बनाना चाहिए। आगे देखिए क्या है, उद्देश्य क्या रखा गया है। कार्य संस्कृति में परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से जोड़कर सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर सिविल सेवा क्षमता में रूपांतरकारी बदलाव करना, ताकि नागरिकों को प्रभावकारी रूप से सेवा मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के बारे में आपसे मेंस एग्जामिनेशन में डिटेल में पूछा जा सकता है कि मिशन कर्मयोगी योजना का भारत की इकॉनमी, जिसको हम देख रहे हैं 2047 तक विकसित बनाना है, उसमें ये योजना किस प्रकार से योगदान कर सकता है। तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि योजना क्या है और इसका योगदान क्या हो सकता है। ठीक है। मुख्य विशेषता क्या है, इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार निम्न होंगे: नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग प्रदान करना, सिविल सेवकों को उनके पदों की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमता के साथ में जोड़ना, कि भाई क्षमता जिस चीज़ का है और उनको कार्य का जो आवंटन किया गया क्या वो करने में सक्षम भी हैं या नहीं है। अगर सक्षम नहीं है तो उनको उस पद पर नहीं रहना चाहिए, है ना। ऑफ साइट सीखने की पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट सीखने की पद्धति पर बल देना, शिक्षण सामग्री, संस्थानों या कार्मिक सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना, ट्रेनिंग के लिए सिविल सेवा से संबंधित पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे संबंधित दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ रोल, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज, इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति में वो क्षमता है भी कि नहीं कि हम उसको वहाँ पर पद पर ला कर बिठा दिए हैं। प्रत्येक सरकारी निकाय में चिन्हित FRAC के लिए प्रासंगिक अधिगम विषय वस्तु का सृजन करना और प्रदान करना, ताकि समय समय पर उनको अपडेट रहे कि भाई आज के दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा सर्वोत्तम माध्यम उपयोग किया जा सकता है किसी चीज़ के समस्या के निपटान के लिए। आपने सुना होगा कि मणिपुर में एक कलेक्टर साहब थे जिन्होंने सरकार से फंडिंग मिलने के अभाव के कारण से सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था, तो लोकल लोगों की मदद से उन्होंने सड़क का निर्माण करवा दिया था वहाँ पर। तो क्या उस समस्या को लेकर रोने बैठ गए? क्या समाधान ढूंढा, जो लोकल समाधान हो सकता था उस चीज़ को ढूंढा उन्होंने और बहुत ही शानदार सा काम किया। मणिपुर के कलेक्टर के मैं एक न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। इस तरह से सभी जगहों पर हो सकता है। एक छोटा सा चेंज जो होता है, छोटा सा स्टेप जो होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और ये इम्पैक्ट डालने वाले पद पर ही ये लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर किसी सरकारी कर्मचारी का एक फैसला बड़े इम्पैक्ट को जन्म दे सकता है ना। सिविल सेवकों को आत्म प्रेरित व अधिदेशित सीखने की प्रक्रिया पद्धति में अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्य क्षेत्र संबंधी दक्षताओं को निरंतर विकसित और सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना, प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा और समान परिवेश तंत्र के सृजन, साझा करने के लिए अपने अपने संसाधनों को सीधे तौर पर निवेश करने हेतु केंद्रीय मंत्रालय, विभागों तथा उनके संगठन को समर्थ बनाना, कि भाई सभी विभाग जो हैं, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि सभी विभाग जो हैं वो अपने कर्मचारी को प्रशिक्षण,
उनको और भी ज़्यादा ट्रेंड बनाना, उनको कुशल बनाना, उनको जनता उन्मुख बनाना, सेवा भाव के सृजन के लिए उनको ट्रेनिंग देते रहे वार्षिक तौर पर। इसके लिए उसको वित्त भी मुहैया करवाया जाएगा ताकि वो क्या कर सकें, तो वही ट्रेनिंग और संबंधित चीज़ों पर अच्छा खासा खर्च कर सकें। सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप, एकल विशेषज्ञ सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना ताकि जो लोग हैं, जो सिविल सेवक हैं, वो सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता विकास, विषय वस्तु निर्माण, उपयोगकर्ता फीडबैक, दक्षताओं के मैपिंग। अब सब कुछ सीख लिया तो उसका फीडबैक, मैपिंग, इन सभी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना होगा। आई गॉट कर्मयोगी, इसी के लिए क्या बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर निरंतर इनकी देखरेख की जाएगी, निरंतर इनके प्रगति को मापा जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा कि किस प्रकार से कुछ ट्रेंड हुए हैं, नहीं हुए हैं, कुछ कुशलता हासिल की है, नहीं की है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। 2 सितंबर 2020 ईस्वी को इसको लॉन्च किया गया था। सिविल सेवकों को बहुत अच्छे तरीके से आने वाले विकसित भारत के लिए तैयार करने के हिसाब से शानदार योजना इसको माना जाता है। अगला देखिए क्या है कि आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह भारत में 2 करोड़ से अधिक कार्मिकों की सर्व क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक व अत्याधुनिक संरचना सुलभ करवाएगा। ये इस प्लेटफॉर्म का विषय वस्तु यानी कि कंटेंट के संदर्भ में एक आकर्षक वो विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है। यहाँ सावधानीपूर्वक व्यवस्थित व पुनरीक्षित डिजिटल ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। किनके लिए? सिविल सेवकों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वो वहाँ पर काम भी कर सकें और पढ़े भी। पढ़ना आपको पड़ेगा ही जीवन भर, ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा ही जीवन भर। पढ़ाई से तो नौकरी के बाद भी पीछा छूटने वाला है नहीं। क्षमता विकास के अलावा सेवा मामले जैसे कि परिवीक्षा अवधि के बाद पुष्टिकरण या स्थायीकरण, तैनाती, इन सभी चीज़ों का एकीकृत सूचना वहाँ पर प्रदान किया जाएगा। योग्यता, क्षमता, इन सभी चीज़ों की देखरेख की जाएगी। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद एक बनाया गया है जो क्या करेगा, जो इस पे मुख्य रूप से काम करेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयनित केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवर, विचारक, वैश्विक विचारक, लोक सेवा प्रतिनिधियों वाली एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगी जो सिविल सेवा सुधार कार्य और क्षमता विकास की कार्यनीति दिशा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड जैसा बनाया जाएगा जो देखरेख करेगा, इसके लिए नीति निर्माण करेगा। आप खुद ही समझिए कि एक ऐसा बॉडी जिस पे प्रधानमंत्री, देश के पढ़े लिखे लोग, मुख्यमंत्री, ये सब शामिल हैं, वो सब फैसला ले रहे हैं कि देश के सिविल सर्वेंट किस प्रकार से काम करेंगे। तो ये कोई छोटा मोटा चीज़ हुआ क्या? बहुत ही आवश्यक चीज़ होगा। तभी तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बनाया गया है बोर्ड जैसा। क्षमता विकास योजना, यह क्षमता विकास आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। आपको अभी मैंने बताया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया है 2021 ईस्वी में, जो क्या करेगा, जिसका मुख्य रूप से काम है कोऑर्डिनेट करना सिविल सर्वेंट के बीच में और अलग अलग जो देश में सर्वेंट को प्रशिक्षण देने संबंधी, जैसे लवासना हो गया, जैसे किसी राज्य का ट्रेनिंग हो सकता है, जैसे रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, गति शक्ति विश्वविद्यालय हो सकता है, कस्टम का ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, टैक्सेशन का ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है। इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना और कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करने के लिए CBC कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन 2021 ईस्वी में किया गया है। ओके, वार्षिक क्षमता विकास योजना का अनुमोदन करने में PM सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना। ये जो प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद बनाया गया है, प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद बनाया गया है, उसके साथ ये CBC जो है ये काम करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन काम करेगा। उसके अलावा क्या है, सिविल सेवा क्षमता विकास से जुड़े सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के साथ कोऑर्डिनेट करेगा कौन? तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये तो मैंने पहले ही आपको समझा दिया। डिजिटल परिसंपत्ति के स्वामित्व तथा प्रचालन, ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विशेष प्रयोजन कंपनी की भी स्थापना इसमें की गई है जो देखरेख करेगी। दरअसल में ये कहा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत में NPC-SCB के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन कंपनी की स्थापना की जाएगी जो एक तरह से इससे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म, इससे जुड़े हुए जो अलग अलग क्षेत्र होंगे उन सभी को मैनेज करने का काम करेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा इसके लिए। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई बनाई जाएगी जो क्या होंगे, सचिव और कैडर को नियंत्रित करने वाले अधिकारी शामिल होंगे जो क्या करेंगे, तो समन्वय इकाई गठित की जाएगी जो सभी चीज़ों को समन्वय करने का काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड जैसा हो गया, एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हो गया और बाकी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म हो गया
आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म हो गया, लर्निंग वगैरह के लिए, पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, निगरानी करने के डैशबोर्ड जैसा काम करेगा। बाकी योजना समझा दिया मैंने आपको। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िए, काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।